हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में मैं हिस्ट्री बिल्कुल जीरो लेवल से सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। और ये टॉपिक वाइज आप लोगों की सभी क्लास अपलोड होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स आते ही सर पूछते हैं कि सर टॉपिक वाइज ही नहीं कराते हैं क्या। तो ये कंप्लीटेड मैं कराने वाला हूँ, आप सभी अच्छे से कवर करिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और मैं इस बात को आप लोग क्लियर ही बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम हो या यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर अगर आप लोगों का जीके जीएस पूछा जा रहा है तो यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर हो, यूपी जीके हो, इकोनॉमिक्स हो। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट के मैं आप लोगों को कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड अलग से कराऊंगा, जिसमें टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। राइटिंग का थोड़ा आप फेयर कह सकते हैं, क्योंकि लड़कों की राइटिंग ऐसी ही होती है अधिकतम, और ये बहुत जल्दी में नोट्स बनाया गया था स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से कवर करिएगा, इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, और ये क्लास आपकी हिस्ट्री अलग आएगी, पॉलिटी अलग आएगी, ज्योग्राफी अलग आएगी, इकोनॉमिक्स अलग आएगी, यूपी जीके अलग आएगा। ठीक है ना, और आप लोगों का सीए यानी करंट अफेयर आप लोगों का अलग से आएगा। ठीक है, स्पीड पे लेके चलूँगा, थोड़ा सा अच्छे समझते लेके चलिएगा, एक कहानी पे तौरिए समझिएगा, क्योंकि हिस्ट्री समझ नहीं आती। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान है, सर जी समझ नहीं आया कुछ भी। तो मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप लोगों को फाइनली सिलेक्शन होना चाहिए। मैं उसी लेवल का पढ़ा रहा हूँ जिस लेवल आप लोग एग्जाम देने जाओगे। ठीक है ना, चलिए तो इतिहास क्या है। सबसे पहली बात, छोटी सी बात पूछते हैं, इतिहास का जो शब्द है ये शब्द कौन सी भाषा से कहाँ से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो हिस्टोरिका से आता है, इसे कहा जाता है हिस्ट्री। क्या कहा जाता है? हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए, हेरोडोटस ग्रीक यूनानी व्यक्ति ने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी और उसी से शब्द आता है आप लोगों का हिस्ट्री शब्द। ठीक है, यानी कि इतिहास। चलिए, हेरोडोटस इतिहास के पिता के रूप में कहा जाता है। आपसे डायरेक्टली पहले क्वेश्चन में पूछेगा कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखना है ऑप्शंस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हेरोडोटस, इसमें आप लोगों को ऑप्शंस देखने को मिलेगा। ठीक है ना। पुरातात्विक स्रोत से 4 प्रकार के होते हैं, जैसे अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्रोत नहीं है। ठीक है ना, जैसे नंबर 1 पर आपका अभिलेख हो जाएगा, नंबर 2 पर मूर्तियाँ हो जाएगी, नंबर 3 पर स्मारक हो जाएगा, और नंबर 4 पर आप लोगों का सिक्के। पुरातात्विक यानी पुराने समय की कोई वस्तु को कहा जाएगा, जिससे हम ये अनुमान लगा सकें कि ये कब की वस्तु है। ठीक है ना। उसमें क्या होगा कि कोई अभिलेख किसे कहा जाता है? किसी भी पत्थर पे, शिलालेख या कह सकते हैं स्लेट वगैरह, या किसी भी कागज़, कुछ भी अगर ऐसी वस्तु है जिस पर उस समय कोई अगर लिखा गया शब्द होगा तो उसे अभिलेख कहा जाएगा। अधिकतम होते हैं ये क्या पे? पत्थर पे लिखे होते हैं। क्या होते हैं? पत्थर पे लिखा होता है, उन्हें अभिलेख कहा जाता है। मूर्तियाँ सभी को पता है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, स्मारक और सिक्के वगैरह। ठीक है, चलिए इसके बाद साहित्य स्रोत 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? साहित्य स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धार्मिक, नंबर 2 गैर धार्मिक, नंबर 3 विदेशी यात्रियों का वर्णन। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके साहित्यिक स्रोत आप लोगों का यहाँ पे। इसके बाद आइएगा, थोड़ा सा बहुत बढ़िया लेवल से समझा रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरी क्लास करेंगे तो इतिहास बहुत आसानी से और अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाऊँगा। बच्चे कह रहे हैं कि सर जी हमने नोट्स तो ले लिए लेकिन हमें समझ ही नहीं कुछ आ रहा है। अरे भाई, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर समझ नहीं आएगा तो फिर तो कह सकते हैं मेरे नोट्स बिल्कुल ही वेस्ट है ना। और मेरी इस बात की गारंटी है, चाहे वो हिस्ट्री से क्वेश्चन आए, चाहे वो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे, चाहे वो ज्योग्राफी से पूछे, चाहे वो इकोनॉमिक्स से पूछे, चाहे वो यूपी जीके से पूछे, चाहे वो हिंदी से पूछे, जितना मटेरियल, जिस सब्जेक्ट का मटेरियल मैं दूंगा उस बात की मेरी गारंटी है कि कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। वीडियो एग्जाम हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हुआ है 2023 के अंदर, यूपी SSC के हैं, दोनों एग्जाम में हिंदी पूछी गई और दोनों एग्जाम उठा के देख लो, अगर क्वेश्चन बाहर चला जाए तो बता दीजिएगा। इतनी गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा और ना इससे बाहर कोई कुछ कह सकता है भाई। ठीक है, चलिए भारतीय इतिहास की बात करें। भारतीय इतिहास को कितने भागों में है? प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में। ठीक है ना, तीनों कनेक्टेड रहेगा, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत, मध्यकालीन, फिर उसके बाद आधुनिक भारत। ठीक है ना। प्राचीन भारत की बात करूँ, इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है और कैसे कैसे विभाजित किया गया है?
प्राचीन भारत को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया। कैसे भैया? पहले प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अधऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल में ऐसा क्या है जो अधऐतिहासिक में नहीं है, और अधऐतिहासिक में ऐसा क्या है जो ऐतिहासिक में नहीं है। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें अवशेष तो मिले हैं, लेकिन लिखित अवशेष कुछ भी नहीं मिला। ठीक है ना। कह सकते हैं सिक्के वगैरह मिल गए, ठीक है, कह सकते हैं आप लोग मूर्ति वगैरह मिल गई। यानी क्लियर ये है कि उस समय ये नहीं पता था कि कोई लिख सकता है, पढ़ सकता है, कुछ पता है नहीं पता उस समय। ठीक है ना। यानी अवशेष तो उस समय के मिल गए, लेकिन लिखित अवशेष उसमें कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद आते हैं अधऐतिहासिक काल में। अधऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता आती है, अवशेष भी मिले हैं और लिखित भी मिले हैं। ठीक है ना। कह सकते हैं मूर्ति भी मिल गई और अभिलेख भी मिल गया, यानी लिखा हुआ शब्द भी उसमें हमें पा गया। इसके बाद आइएगा थोड़ा सा यहाँ पे हम नेक्स्ट की ओर। इसमें देखिए ऐतिहासिक में क्या है, ऐतिहासिक में अवशेष भी है, लिखित भी है और पढ़ लिया गया। यानी जो अधऐतिहासिक काल है इसमें अवशेष तो मिल गए और ये पता लगा कि लिखित है, लेकिन उन्हें आज तक समझ नहीं पाया कोई, पढ़ा ही नहीं पाया कोई, है ना। भैया क्या लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है, जब यही नहीं पता तो हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है। और इस वाली में ऐतिहासिक काल में क्या है कि अवशेष भी मिले और हमने पढ़ भी लिए, हम समझ भी गए कि ये कहना क्या चाह रहा है उस समय का व्यक्ति। ठीक है। इसके बाद आता है, देखिए आप लोगों का यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल हो गया। ये यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, इसके बाद पढ़ेंगे अधऐतिहासिक, फिर पढ़ेंगे ऐतिहासिक। ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल को बांट दिया 2 भागों में। कितने भागों में बांट दिया? प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांट दिया। नंबर 1 पाषाण काल और दूसरा ताम्र पाषाण काल। ठीक है। अब पाषाण काल को बांट दिया 3 भागों में। ठीक है ना। दिक्कत नहीं है ना, परेशान मत होना बिल्कुल भी। सर जी क्या करते जा रहे हो, हमारी समझ नहीं आ रहा है। सर जी बांटते जा रहे हो, हमारी समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत अच्छे लेवल से जब आप पढ़ोगे ना, यानी सबसे पहले मैं 0.0.0.0 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, सेकंड पॉइंट सबके छोड़ रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग में चल रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि आप लोग देखिए, थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ आप लोगों को। यहाँ पे आया प्राचीन भारत था, मध्यकालीन था। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राचीन में हमने क्या करा, प्रागैतिहासिक पकड़ा। प्रागैतिहासिक को 3 भागों में बांट दिया, हाँ 2 भागों में, पाषाण में और ताम्र में। प्रागैतिहासिक का हमने पाषाण पकड़ लिया। पाषाण युग में कौन कौन सा था भैया? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब इनमें क्या होता है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है आग का आविष्कार कब हुआ। एग्जाम में 100 to 100% पूछता है भैया एग्जाम में। आग का आविष्कार होता है पुरा पाषाण काल के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद मध्य पाषाण काल में पशुपालन रखना स्टार्ट कर दिया। जब आग मिल गई हमें पहले, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि पशुपालन स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। पशुपालन किया कब? मध्य पाषाण में। और नव पाषाण में क्या हुआ? नव पाषाण में ये पता लग गया कि भैया जी यहाँ पे पशुपालन अगर हो रहा तो इन्हें खिलाने के लिए हमें कृषि करनी पड़ेगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आग का आविष्कार सबसे पहले जो मतलब कुछ भी नहीं जानते थे व्यक्ति, उस समय पत्थर पे पत्थर मारना स्टार्ट किया तो पता लगा इसमें चिंगारी निकल रही, और चिंगारी निकल रही तो इसका मतलब ये आग है। क्या है? आग। अगर आग का आविष्कार हो गया तो इसके बाद क्या करा कि पशुपालन रखना स्टार्ट किया। क्या किया? पशुपालन रखना स्टार्ट किया। और जब पशु रख लिया तो उसके बाद उसे खिलाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? कृषि करनी पड़ेगी। इसके बाद इन्होंने कृषि प्रारंभ करी नव पाषाण काल में जाके। ठीक है। इसके बाद पाषाण युग पर मैं पढ़ूंगा यहाँ पर कब से कब तक इनका रहा समय काल, वो ध्यान रखिएगा। पुरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके बाद मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व चलता है। इसके बाद नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक चलता है ना। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ताम्र पाषाण काल सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया भैया। क्या है? सेकंड पार्ट स्टार्ट, ताम्र पाषाण युग। अब इसमें क्या होता है? 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक आता है ताम्र पाषाण युग। ठीक है ना। इतिहास पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया से समझिएगा। ठीक है ना। इसमें इतना पॉइंट रखना है। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल यहीं पे खत्म होता है। पहला पॉइंट खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट चलता है आपका अधऐतिहासिक काल। कौन सा? अधऐतिहासिक काल। अब सेकंड में मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता भी आएगी, तो वही आएगी भैया। अधऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रही। इसका समय काल पूछता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद
1500 सभ्यता, वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व, याद रखिएगा BC यानी ईसा पूर्व, ठीक है। ऐतिहासिक काल, थर्ड पॉइंट आ गया जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है, अधिकतम वही पढ़ा रहा हूँ। बाकी हिस्ट्री के अंदर पूरा कवर कराऊंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊंगा, सभी स्थल पढ़ाऊंगा, सभी कहाँ पे क्या है, कौन कौन से नदी के तट पर है, स्थान क्या है, सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, परेशान मत होना बिल्कुल भी। ऐतिहासिक काल चलता है 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, ईसा पूर्व और ईस्वी याद रखिएगा दोनों चीज़, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं रखना है। अच्छा, मध्यकालीन भारत आता है 712 से 1707 ईस्वी। इसके बाद आधुनिक भारत आता है 1707 से 1947 भारतीय स्वतंत्रता तक, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो प्राचीन भारत पे आ जाइए। प्राचीन भारत आ गया हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल हो गया, ताम्रपाषाण युग काल हो गया। पाषाण काल से निकल गए आप लोगों के पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, समझा रहा हूँ, एक बार रिवीजन के तरीके से समझिएगा। इसके बाद पाषाण काल में हुआ है क्या, 0 से 8000 ईसा पूर्व आग का आविष्कार हुआ, मनुष्य शिकारी था, पत्थरों के औजार प्राप्त हुए और औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये सारा कहाँ पे है, ये है पाषाण काल के अंदर भैया। कहाँ पे है, पाषाण काल के अंदर क्या क्या काम हुए। एक तो आग का आविष्कार, मनुष्य उस समय शिकारी था, पत्थरों के औजार प्राप्त हुए और औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए, अब इन चीज़ को देखेंगे। सोहन घाटी नदी से हुआ, बेलन नदी घाटी से हुआ, नर्मदा नदी घाटी से हुआ। सेल कहाँ से प्राप्त हुए, भीम बेटका भोपाल मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है सेल, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद मध्य पाषाण काल 8000 ईस्वी से 4000 ईस्वी तक जो चला, पशुपालन की शुरुआत हुई। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, आदमगढ़ MP से प्राप्त हुए और बागोर राजस्थान से प्राप्त हुए, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद मध्य पाषाण काल, औजार का आकार कैसा था भैया, छोटा आकार था, यानी छोटा औजार बनाया करते थे। मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानव कंकाल के सबसे पहले प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। कौन सी नदी, शराय नहर के पास से, याद रखिएगा, या महादा से, ठीक है। इसके बाद आइएगा थोड़ा, नवपाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक चला था, आपको बताया है। कृषि को प्रारंभ किया गया इसमें, नवपाषाण में। कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से, बलूचिस्तान से। किस किस के, जौ के प्राप्त हुए, गेहूं के प्राप्त हुए, कपास के प्राप्त हुए। कहाँ से हुए, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, कोहलडीवा आपका प्रयागराज से प्राप्त हुआ है, डायरेक्ट याद रखिएगा। चावल के साक्ष्य सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोहलडीवा, ठीक है ना, प्रयागराज, ये कहाँ पे है, प्रयागराज के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइएगा थोड़ा सा, नवपाषाण काल में कब्र में मानव कंकाल के साक्ष्य कुत्ते के कंकाल भी मिले। क्या हुआ है, नवपाषाण काल में एक चीज़ नई देखने को मिलती है कि जो मानव की एक कब्र है, उस कब्र से कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हो रहे हैं। यानी या तो ऐसा होता था कि एक मानव के साथ साथ किसी कुत्ते को भी दफनाया जाता था, या उसका कोई पालतू कुत्ता हुआ करता था, उसको साथ में दफनाया करते थे, है ना। तो इस तरीके की एक प्रचलित कह सकते हैं उस समय एक कार्य प्रणाली थी, ये याद रखिएगा। तो इन सभी कहाँ से प्राप्त हुए, बुर्जहोम से प्राप्त हुए, गुफ्फार काल से प्राप्त, और आपका जम्मू कश्मीर से, ठीक है। अच्छा, नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है एग्जाम में। अच्छा, ताम्रपाषाण काल क्या है, 3000 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व तक, और इसमें क्या हुआ है, तांबे का प्रयोग हुआ है। किसमें, तांबे का प्रयोग कब हुआ, ताम्रपाषाण, ये सिंपल है, तांबा यानी कि ताम्र, है ना, ताम्रपाषाण काल, डायरेक्ट याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसके बाद अर्ध ऐतिहासिक काल जो सेकंड पीरियड था, उसको देखेंगे हम। अवशेष भी लिखित साक्ष्य 2 प्राप्त हुए और पढ़े नहीं गए, यानी अवशेष भी मिले, लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की 2500 से 1750 चलता है। अब इसमें क्या कुछ है ये देखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता का माना जाता है, इसे नगरीय या शहरी सभ्यता भी माना जाता है। कौन सी, आप लोग ध्यान रखें, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रमुख विशेषताएं क्या है, नगर नियोजन। नंबर 2, जल निकासी प्रणाली। जल निकासी का मतलब है कि नालियाँ वगैरह स्थान से मिली और वहाँ पर पूरा का पूरा एक शहर बसाया गया था, जो बहुत अच्छे उच्च घराने या उच्च स्थान की तरीके से, जैसे अभी वर्तमान में भी काफ़ी अच्छे से किया गया था। हर एक चीज़ का
मतलब मकान बनाया गया, मकान के गेट वगैरह, पानी कहाँ को जाएगा, ये सब चीज़ें। सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता के लोग तांबे और टीन मिलकर कांसे का प्रयोग किया करते थे। इन तांबा और टीन मिला और उसमें से क्या बना है, कांसे का प्रयोग किया गया था। प्रयोग तांबा, टीन, कांसे वगैरह, कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाने लगा, ये भी याद रखिएगा। 1921 में खोज हुई, ठीक है ना, तो याद रखिएगा किसने की, दयाराम साहनी। किसने किया है, दयाराम साहनी। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखिएगा पॉइंट ये लिखे हुए हैं। 1921 में प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, त्रिभुजाकार आकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, इस सभ्यता की दिशा की अगर बात करूँ, उत्तर में सबसे जम्मू कश्मीर, मांदा पड़ता है, चेनाब नदी के तट पर है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में बात करूँगा तो महाराष्ट्र में है, दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर है, ये याद रखिएगा। पश्चिम भारत में अगर बात करूँगा, पाकिस्तान सुतकोडोर है, दशक नदी के तट पर, ये याद रखिएगा। और पूर्व की बात करूँगा, उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, ये डिस्ट्रिक्ट मेरठ के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आइएगा, बहुत सी नदियाँ के किनारे होने के कारण इनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। ये तो अलग अलग वर्णन है इसका और बहुत जगह अलग अलग ही देखने को मिला है। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 में, जो वर्तमान पाकिस्तान में, खोजकर्ता दयाराम साहनी थे और रावी नदी के तट पर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसके बाद मोहनजोदड़ो की बात करूंगा, 1922 में वर्तमान पाकिस्तान में खोज की राखलदास बनर्जी ने और नदी थी सिंधु। कौन सी नदी थी पास में, सिंधु नदी के तट पर। इसके बाद आइएगा सुतकोडोर आपका जो है 1927 में इसकी खोज होती है। 1927 में खोजकर्ता मार्क R.S. स्टाइन्स, कौन सी नदी है, दशक नदी के तट पर था, याद रखिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अधिकतम पूछता नहीं इसको, ठीक है ना, लेकिन जो बताऊंगा उससे पूछना, याद रखिएगा। जैसे चनहुद्रो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खोज 1931 में वर्तमान पाकिस्तान सिंध के अंदर है। खोजकर्ता M.G. मजूमदार रहे हैं और नदी थी सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, रोपड़ की बात करूंगा, रोपड़ खोजकर्ता यहाँ पर Y.D. शर्मा और खोज हुई 1953 में, वर्तमान पंजाब के अंदर है और सतलज नदी के तट पर है रोपड़। सतलज नदी के तट पर रोपड़, याद रखिएगा। कालीबंगा की अगर बात करूंगा, वर्तमान में राजस्थान में है। डायरेक्टली पूछा कालीबंगा कहाँ पर है, लोथल कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, कौन सी नदी के तट पर है, खोज किसने की है, कब की है, यही पूछता है। ठीक है ना, तो कालीबंगा की खोज 1953 के अंदर हुई, राजस्थान में है। खोजकर्ता A घोष हो जाएगा और नदी घग्गर नदी के तट पर हो जाएगा। लोथल की बात करूंगा, 1955 में खोज होती है, वर्तमान गुजरात के अंदर है। खोजकर्ता S.R. राव, S.R. राव। नदी कौन सी है, भोगवा नदी के तट पर है। कौन सी है, भोगवा नदी के तट पर। इसके बाद आलमगीरपुर, खोजकर्ता कौन थे, Y.D. शर्मा। खोज कब हुई, 1958 में। वर्तमान में कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। कौन सी नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। ये हो गया आलमगीरपुर। ठीक है, बनावली की बात कर लेता हूँ। बनावली की खोज 1973 में, वर्तमान हरियाणा के अंदर। खोजकर्ता R.S. बिष्ट ने और नदी थी सरस्वती नदी। ठीक है ना। राखीगढ़ी की बात करूंगा, राखीगढ़ी 1969 में खोज होती है, वर्तमान हरियाणा हिसार के अंदर है। खोजकर्ता सूरज भान और रफीक मंगल दोनों थे। सबसे बड़ा स्थल है, याद रखिएगा, राखीगढ़ी, भारत के अंदर। ठीक है ना, नदी सरस्वती नदी के तट पर। कोट दीजी, ये देखिए मैंने छोड़ नहीं रखा यार, कोई भी है ना, नोट्स में भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ रखा। यदि बाहर से क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। कोट दीजी 1935 में खोज, वर्तमान पाकिस्तान में। खोजकर्ता यहाँ पर अहमद खान, नदी थी सिंधु नदी। ठीक है, इसके बाद धोलावीरा, ये धोलावीरा की खोज होती है 1967-68 के अंदर और ये गुजरात के अंदर है। और खोज की किसने, जगपति जोशी या JP जोशी हम इसको कहेंगे। वर्तमान में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है और ये यूनेस्को में। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण की बात करूंगा। हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी इमारत, एक कक्ष का अन्नागार मिला जो आपके गेहूं या जौ से भरा होता था। क्या है, एक अन्नागार, यानी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं, कोई ऐसा स्थान कह सकते हैं जहाँ पर बारिश से या किसी और वस्तु से, बाढ़ से बचाने के लिए अपना अन्न, भोजन
या जौ गेहूँ वगैरह उसमें एकत्र करके इकट्ठा करके रखा जाता था, उसे कहा जाता है अन्नागार। स्नानागार उसे कहा जाता है जो एक विशाल स्विमिंग पूल, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन, स्विमिंग पूल कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक कब्रिस्तान मिला जिसे क्या कहता है समाधि 37 कहा जाता है। यहाँ पे क्या मिला है 57 कंकाल प्राप्त हुए हैं एक ही कब्रिस्तान से, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा गड्ढा इकट्ठा करके, पता नहीं कोई कह सकते हैं महामारी या कुछ इस तरीके कोई वाई होगी, जो एक बड़ा गड्ढा करके वहाँ 57 कंकाल एक साथ प्राप्त होना बड़ी बात है ना, ये सबसे बड़ी घटना है। चलिए, एक उर्वरती देवी की मूर्ति मिली, स्त्री के गर्भ से पौधा निकला, इस तरीके की वो मूर्ति है। बटन के आकार की मोहरें मिली है, शंख बना हुआ एक बैल मिला है, ठीक है ना। इसके बाद आइएगा मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। सबसे बड़ी इमारत एक विशाल धन्नागार यहाँ से मिला। सबसे प्रसिद्ध इमारत एक विशाल स्नानागार यहाँ से मिला। अच्छा, इस धन्नागार यहाँ से नहीं मिला, बात हुआ है ना, ये नहीं मिला, हड़प्पा सभ्यता से आएगा ये, इसे हटाइए। सबसे बड़ी इमारत हम इसको देखेंगे। स्नानागार मिला है यहाँ पे एक बड़ा, ठीक है ना। नृत्य करती हुई मूर्ति मिली, नृत्य करती हुई बालिका, स्वतिक चिन्ह मिले, पशुपति की मूर्ति मिली, एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली, ठीक है। तो ये चीज़ समझेगा। इसके बाद चनहोदरो की अगर बात करूँगा, पाकिस्तान में है, एकमात्र ग्रामीण स्थल था। गोड़ ईंट के शक से प्राप्त हुए। मकानों के लिए कच्ची ईंटें का प्रयोग किया जाता, जिसका अनुपात था 4:2:1, ठीक है, याद रखिए, अनुपात पूछा हुआ है पहले भी। लिपस्टिक और चूड़ियों के शक से प्राप्त हुए। बेलनाकार मोहरें मिली, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता मिला, ठीक है, याद रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान की बात करूं, कालीबंगा से काली मिट्टी की बनी चूड़ियाँ मिली, एक ऊँट की अस्थि मिली, हड्डी, है ना। हवन कुंड का साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत मिले, हल के साक्ष्य मिले। इसके बाद चूड़िया के कारखाने, अलंकृत ईंटें मिली। लोथल की अगर बात करूँगा, लोथल गुजरात में, यहाँ से क्या क्या मिला है, लोथल इस सभ्यता का एक बंदरगाह मिला, इस सभ्यता की एक वाणिज्य राजधानी मिली। पारस मुद्रा, चावल के साक्ष्य, घोड़े और जहाज की आकृति मिली। राखीगढ़ी से क्या क्या मिलता है, इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है भैया राखीगढ़ी, हरियाणा, पहले ही आपको बता चुका हूँ, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ से समाधि चित्र वगैरह, पक्की नालियाँ मिली और आपका टेराकोटे की ईंटी मिली, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा राजस्थान में पड़ता है। जलाशय स्टेडियम, एक बांध मिला। इस सभ्यता की 2 राजधानी हुआ करती थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा, धौलावीरा, ठीक है ना। इसके बाद इस सभ्यता में लिपि में 64 मूल चिन्ह हुआ करते थे और यह एक भाव चित्रात्मक थी, ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद इस सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और फिर बाएं से दाएं, यानी ऐसे लिखी गई फिर ऐसे लिखी गई, है ना, इस तरीके से। कोई पेज गलत नहीं करना है, कोई गलती नहीं करनी है। इस सभ्यता का अंत 1750 ईस्वी में बाढ़ आने के कारण हुआ। तो यहाँ तक मैं आज की क्लास कर रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर है उस पर आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीटेड नोट्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अच्छे से प्रिपरेशन करें शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए, बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।